Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है क्लासिकल साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने पेश की, इसलिए इसको सिगमंड फ्राइड को इसका बानी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। एक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत फेमस फिगर है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। तो इसकी जो इसकी थ्योरी और उसकी थ्योरी के ऊपर ये बेसिकली ये पर्सनैलिटी थ्योरी है, ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में, कि ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके वो बनी है, और उसके बाद इसके अंदर डेवलपमेंट जो है पर्सनैलिटी की वो किस तरह से होती है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम पर्सनैलिटी के टॉपिक में फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे ताकि हमें बेस पता चल जाए कि इसकी जो ये थेराप्यूटिक टेक्निक है उसके बेस जो है वो उसने अपनी ये जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे रखी। जाहिर है हर जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी जो थ्योरी होती है उसी की बेस पे आगे उसकी थेराप्यूटिक टेक्निक होती है। तो क्लासिकल साइको एनालिसिस सबसे समझ लें एक पुरानी टेक्निक है जो कि तरीका इलाज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, नफ्सियाती तरीका इलाज के तौर पे भी और काउंसलिंग के अंदर भी। तो आज हम इसको, चूँकि हमारा काउंसलिंग का टॉपिक है, काउंसलिंग का चैप्टर हमने अपना हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम इसको साइको एनालिसिस को एक एज अ टेक्निक ऑफ काउंसलिंग जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन चाहे थेरेपी है चाहे काउंसलिंग है, दोनों में इसका जो बेस है या इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो सेम रहेगी। तो थोड़ा सा फ़र्क होता है साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में। आप इसको समझ लें कि काउंसलिंग जो है वो उस वक्त की जाती है, काउंसलिंग दो लोगों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि जब किसी इंसान को एक प्रॉब्लम आती है और वो अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता तो वो किसी एक्सपर्ट के पास चला जाता है, और वो एक्सपर्ट जो है उसको फिर अपनी तजर्बे की रोशनी में और अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है। उसको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देता बल्कि उसको इस काबिल बनाता है कि वो काउंसलिंग के अमल के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हम आज जो है वो साइको एनालिसिस को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता चलाना ज़रूरी है कि फ्राइड के मुताबिक पर्सनैलिटी क्या है, ह्यूमन पर्सनैलिटी। फ्राइड कहता है जो पर्सनैलिटी है, ह्यूमन पर्सनैलिटी की जो नेचर है वो एक एक्टिव नेचर है, और इसकी और ये जो काम करती है ये किस तरह से काम करती है। उसके नज़दीक जो एक एनर्जी होती है जिसको वो साइकिक एनर्जी का नाम देता है, और ये साइकिक एनर्जी जो है वो इंसान को, उसकी पर्सनैलिटी को एक्टिव रखती है और उसके उसके लिए ज़िंदगी के सारे काम करना आसान बनाती है। और वक्त के साथ साथ इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर ये एनर्जी जो है इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। और वो कहता है जो ह्यूमन नेचर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्शियस के 3 लेवल के ज़रिए, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस, जो लफ्ज़ वो यूज़ करता है कॉन्शियस। नंबर 2 पे सबकॉन्शियस, और नंबर 3 पे अनकॉन्शियस। उसके मुताबिक कॉन्शियसनेस का वर्ड हम बार बार अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्राइड के नज़दीक जो कॉन्शियसनेस है उसकी ये 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल जो है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहला है कॉन्शियस। ये जो कॉन्शियस है वो क्या है फ्राइड के नज़दीक, हमारी जो इमीडिएट अवेयरनेस है, वो चीज़ जो हम इस वक्त फौरी तौर पे जिससे अवेयर है। इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं जो लिख रही हूँ आप उसको देख रहे हैं, तो ये आपका कॉन्शियस पार्ट है। उसके बाद सब कॉन्शियस हुआ है, कुछ देर के बाद, चंद सेकंड के बाद, जो मैंने अभी पिछला जुमला बोला था वो अब आपके सब कॉन्शियस में चला गया है। कि इसके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान जो स्टेज है ये वो चीज़ है जो अभी टेम्परेरीली आपके कॉन्शियस में थी, और चंद सेकंड के बाद वो जब थोड़ा सा नीचे चली जाती है, थोड़ा सा आपके जहन से पीछे चली जाती है और एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है, तो चंद सेकंड वाली जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। जबकि अनकॉन्शियस जो है
वो सबसे ज़्यादा जो डीप पार्ट है और सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो लेवल है हमारे कॉन्शियसनेस का, उसको हम जो है वो अनकॉन्शियस कहते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ चली जाती है फ्राइड के मुताबिक, वो चीज़ जो है उसको वापस लेके आना फिर नामुमकिन हो जाता है कि ये चीज़ें फिर जाती हैं और हाइड हो जाती हैं, छुप जाती हैं। लेकिन ये फ्राइड के मुताबिक ये चीज़ें छुप तो जाती हैं लेकिन ये डिसअपियर नहीं होती। जब डिसअपियर नहीं होती तो इंसान के अंदर ये मौजूद रहती हैं, उसके अनकॉन्शियस में ये चीज़ें। और ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राइड के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। लेकिन जो इंसान है उसको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें हिडन होती हैं। और फ्राइड के मुताबिक फिर ये चीज़ें जो हैं वो इंसान की शख्सियत पे आमतौर पे नेगेटिव असर डालती हैं, क्योंकि छुप जाती हैं, नज़र नहीं आती और इंसान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही होती हैं। इंसान को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो फिर ये जो है ये डिफरेंट पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, डिफरेंट मेंटल प्रॉब्लम जो है वो इसकी वजह से देखने में आते हैं। और क्लासिकल जो साइको एनालिसिस है उसका गोल ये है कि इन जो अनकॉन्शियस में चीज़ें जा चुकी हैं उनको वापस कॉन्शियस में लाया जा सके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फ्राइड का स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में क्या नज़रिया है। वो क्या कहता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किस चीज़ से मिलके बनती है, या हमारी पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला पार्ट फ्राइड के नज़दीक है इड। इसको आई डी नहीं पढ़ना, ये इड है। ठीक है, अब ये इड जो है ये सबसे जो बेसिक लेवल है ह्यूमन पर्सनैलिटी का, या जिसको फ्राइड एनिमल लेवल भी कहता है। यहाँ पे जो इंसान है वो अपनी जो विशेज़ हैं, वो विशेज़ जो बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं, उनको फुलफिल करने के लिए काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसको आइसक्रीम चाहिए, चाहिए और दिल चाह रहा है तो अभी चाहिए, इमीडिएट। उसको जो चीज़, जिस चीज़ की उसने ख्वाहिश की है, उसको चाहिए इमीडिएट फुलफिलमेंट। और इस फुलफिलमेंट के लिए जो फ्राइड लफ्ज़ यूज़ करता है, ग्रेटिफिकेशन का यूज़ करता है। कि जो इड है वो कहती है कि मेरी जो विशेस हैं, या जो मेरी डिज़ायर्स हैं, या मेरी जो नीड्स हैं, उनको ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। यानी मैंने अगर अभी एक चीज़ की फरमाइश की है तो उसको अभी पूरा कर दिया जाए। जिसको हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इड को कुछ नफ्स का लफ्ज़ नाम देते हैं, कि हमारा जो नफ्स है वो जो है वो फौरी तौर पे हमें किसी भी चीज़ के लिए मजबूर करता है। और वो हमारी बाउंड्रीज़ को नहीं देखता, हमारी लिमिट्स को नहीं देखता कि इस वक्त ये चीज़ जो है, ये ख्वाहिश जो है या ये डिज़ायर जो है पूरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर रात का वक्त है, बच्चा जो है उसको आइसक्रीम चाहिए, फ्रीज़र में आइसक्रीम नहीं पड़ी हुई, मार्केट्स बंद हैं। आप उसको समझाएंगे कि भाई आइसक्रीम घर में नहीं है, लेकिन जो इड है वो कहेगी नहीं, मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए। आप चाहे जाके ताला तोड़ें दुकान का, या जैसे मर्जी लाएं। यानी ये कहती है कि जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है वो किस तरह से हो, बाय हुक और बाय क्रुक। यानी चाहे उसके लिए आप लीगल वे इस्तेमाल करें, चाहे आप उसके लिए एथिकल वे इस्तेमाल करें, या इलीगल या अनएथिकल वे इस्तेमाल करें, उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसलिए कहा जाता है, फ्राइड कहता है कि जो इड है वो प्लेयर प्रिंसिपल के तहत काम करती है। यानी इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी ज़ात को, पर्सनैलिटी को खुशी पहुंचाना है। तो ये प्लेयर प्रिंसिपल के तहत काम कर रही है। और जो है वो इसको कहते हैं कि ये अनरीजनेबल विशेस भी होती हैं इसकी, अनएथिकल विशेस भी होती हैं इसकी, उसके लेकिन जो है ये एनिमल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी फ्राइड के मुताबिक इड कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा फ्राइड के मुताबिक पर्सनैलिटी का है वो है ईगो। इसके लिए हम कलर दूसरा यूज़ करते हैं। ये कलर इतना यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नहीं लगता। नंबर 2 पे आ जाती है ईगो। ईगो को उर्दू में अना कहते हैं। अब ये अना वो भी है, जैसे हम अक्सर कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना कि फ़लाँ में तो बड़ी ईगो है, फ़लाँ जो है वो तो बड़ा इगोइस्टिक बंदा है, वो तो अपनी जो है ना उसकी तो ईगो बहुत बड़ी है, वो किसी की बात नहीं सुनता, एटीट्यूड दिखाता है। तो वो चीज़ ईगो एक अलग है जो फ्राइड की पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के अंदर ईगो है। ये एक उससे थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि ये ईगो रियलिटी प्रिंसिपल के तहत काम करती है। इनका मैंने आपको बताया कि वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहती है, यानी
प्लेयर प्रिंसिपल के तहत काम करती है, जबकि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल के तहत काम करती है। ये जो ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले करती है, उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करती या उसको डिनाई नहीं करती, लेकिन उसको डिले कर सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने पहली एग्जांपल ली कि आइसक्रीम है, रात का वक्त है, दुकानें बंद हैं, आइसक्रीम नहीं मिल सकती, तो उसको उसने थोड़ा सा डिले कर दिया कि अच्छा सुबह जब शॉप खुलेगी तो आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। तो ये क्या किया, इसने उसको नगेट भी नहीं किया कि नहीं तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलनी, और उसने उसको ये भी नहीं कहा कि नहीं फौरी मिल सकती है, उसको रैशनलाइज करके, यानी ये जो है ये रैशनलाइज करती है चीज़ों को लॉजिक के तहत। लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है जो कि ईगो के अंदर हमें देखने में मिलता है। तो ये पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो जो चीज़ों को नॉर्मलाइज करता है और चीज़ों के अंदर जो है वो थोड़ा सा रैशनल और लॉजिक का पहलू जो है, रीजनिंग का पहलू जो है वो लेके चलता है। और इसी की वजह से जो है वो जो इंसान के अंदर जो स्ट्रेस है वो अगर उसकी विशेष को पूरा होने की वजह से जो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो गया है उसको नॉर्मलाइज करती है, ठीक है। और नॉर्मलाइज करके चीज़ों को थोड़ा डिलेड रिएक्शन के तहत ये काम करती है, ताकि इंसान जो है वो रियलिस्टिकली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और इसको एग्जेक्टिव ऑफ द पर्सनैलिटी भी कहा जाता है, यानी ये चीज़ों को पर्सनैलिटी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको मैनेज कर रही है। अच्छा, उसके बाद जो है जो तीसरा पार्ट है फ्राइड के मुताबिक ह्यूमन पर्सनैलिटी का, वो है सुपर इको। अब सुपर ईगो फ्राइड के मुताबिक जो है वो मोरालिटी है इंसान की, और ये मोरल प्रिंसिपल्स के तहत काम करती है। हमारी एथिक्स, हमारे सारे जो समझ लें कि अखलाकियात, वो सारी जो है वो सुपर ईगो के अंदर मौजूद होती है। और ये जो है ये पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग है, पेरेंट्स की जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो जो है वो इनकलकेट की जाती हैं इसके अंदर, बच्चों के अंदर। जब तो उसको हम कहते हैं कि ये सुपर ईगो इंसान की जो है वो परवरिश पाती है। पेरेंट्स की, फैमिलीज की, सोसाइटीज की, रिलीजन की जो डिफरेंट मॉरल वैल्यूज हैं वो इसके अंदर होती हैं। और इसको हम कॉन्शियस भी कहते हैं, ज़मीर जिसको हम, जिसको हमारा ज़मीर हम कहते हैं ना, हमारा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो कॉन्शियस क्या होता है कि वो चीज़ जो कि आपको अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताती है। अच्छा, इसका जो मेन चीज़ ये है कि ये नगेट कर देती है, जो जो इड की जो ख्वाहिशात हैं उसको एकदम से नगेट कर देती है, उनको रिजेक्ट कर देती है। ईगो में हमने पढ़ा ना कि वो नॉर्मलाइज करती है, रेगुलेट करती है, लेकिन ये एकदम से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ये हमारे स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ है, हमारी सोशल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, तो वो एकदम से उसको रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से फिर स्ट्रेस पैदा होता है। तो फ्राइड के मुताबिक जो हमारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं वो उस वक्त पैदा होती हैं कि जब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है इड और सुपर ईगो के दरमियान। इड कहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, सुपर ईगो कहती है कि ये चीज़ गलत है, नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी। अब ये इस कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करता है? जो ईगो है वो अब यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है और इस कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व करती है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स या कुछ मैकेनिज्म्स यूज़ करती है, जिसको फ्राइड डिफेंस मैकेनिज्म्स का नाम देता है। और ये सारा काम जो है ये अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है, इंडिविजुअल जो है इससे अवेयर नहीं होता। ये सारी जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे काम कर रही हैं। फ्राइड की जो बहुत मशहूर जो डिफेंस मैकेनिज्म है 10 उसने डिफेंस मैकेनिज्म बताई हैं, कुछ उसने बताई हैं, कुछ उसकी बेटी एना फ्राइड ने बताई हैं। तो अनकॉन्शियस लेवल पे ये काम कर रही हैं, और ये उस वक्त तक काम करती हैं जब अगर आपको कोई किसी छोटे लेवल पे या थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाती है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर इंसान जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं करता और सिर्फ इन अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है अपनी स्ट्रेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, तो एक बैलेंस जो है वो पर्सनैलिटी का ख़राब होता है। और जब ये इम्बैलेंस हो जाता है पर्सनैलिटी के तीनों हिस्सों में, तो इंडिविजुअल जो है वो
मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारे वो फेस करने लग जाता है। और फिर साइको एनालिसिस का काम है कि वो अनकॉन्शियस में जाए और अनकॉन्शियस में जाके फिर उन प्रॉब्लम्स को या उन इम्बैलेंसेस को प्रोब किया जाता है और उनको सामने लाया जाता है ताकि इंडिविजुअल जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। उसके बाद जो है वो जो एक और चीज़ जो कि हमें बेसिक इस साइको एनालिसिस की टेक्निक को पढ़ने के लिए हमें बेस के तौर पे चाहिए, वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कि जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है वो किस तरीके से फ्राइड के मुताबिक हो रही है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं, जिसको फ्राइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस कहता है, कि इंडिविजुअल उसमें से किस स्टेज पे फॉल कर रहा है, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो उसने इसको नाम दिया साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का। और फ्राइड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो कहता है कि ये स्टेजेस जो हैं स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, वन बाय वन इंडिविजुअल इन स्टेजेस से गुजरता है। और किसी भी स्टेज के ऊपर अगर किसी इंडिविजुअल की जो डिज़ायर्स हैं या जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती या बहुत ज़्यादा पूरी हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अंडर प्रोटेक्शन या ओवर प्रोटेक्शन, अंडर ग्रेटिफिकेशन या ओवर ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का वर्ड मैंने आपको बताया कि फ्राइड यूज करता है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड के लिए। तो वो कहता है कि किसी भी जगह पे अंडर ग्रेटिफिकेशन हो जाती है किसी भी स्टेज पे, या ओवर ग्रेटिफिकेशन हो जाती है किसी भी स्टेज पे, यानी कम ज़रूरतें पूरी होती हैं या ज़रूरतें हद से ज़्यादा पूरी हो जाती हैं। तो ये दोनों डेंजरस हैं और ये क्या करती हैं, ये लीड टू फिक्सेशन। अब फिक्सेशन का कंसेप्ट क्या है? फिक्सेशन का कंसेप्ट फ्राइड का ये है कि फिक्सेशन से मुराद है कि इंडिविजुअल जब किसी स्टेज पे अपनी ज़रूरियात या तो पूरी नहीं कर पाता या बहुत ज़्यादा ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, तो वो उसी स्टेज के ऊपर फिक्सेटेड हो जाता है, वहाँ पे जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वहाँ पे एक झोल रह जाता है। और ये झोल या ये फिक्सेशन जो है ये उसकी यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये उसकी आगे उसके पूरे फ्यूचर को, उसकी पूरी फ्यूचर पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि इसका असर जो है वो आगे तक उसके पूरे फ्यूचर तक जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि एक स्मूथ जो डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजरना है, एक स्मूथ डेवलपमेंट जो है वो एक हेल्दी और बैलेंस पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको ब्रीफली उसकी स्टेजेस बता देती हूँ। तो सबसे पहले उसकी स्टेज है ओरल स्टेज। यहाँ पे जो प्लेयर या उसको मिलती है वो माउथ के जरिए मिलती है, ठीक है। बच्चा चीज़ें मुंह में डालता है और दुनिया को एक्सप्लोर करता है। एनल स्टेज जो होती है वो इसके बाद आती है और वो उसका जो ताल्लुक है वो एनस से होता है। यहाँ पे बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग है और उसकी सारी उसका कंट्रोल, टॉयलेट ट्रेनिंग पे कंट्रोल, और अगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है या कंट्रोल बहुत कम है तो दोनों सूरतों में इंसान जो है वो फिक्सेशन का शिकार हो जाता है। और फ्राइड जो है एनल स्टेज की फिक्सेशन को रिलेट करता है ओसीडी के साथ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ। अच्छा, उसके बाद ओरल स्टेज की जो फिक्सेशन है उसको वो करता है कि जो इंसान फिर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं या जो बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं या इस तरह की जो चीज़ें जो माउथ के ज़रिए जा रही हैं उसको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, तो वो फ्राइड की थ्योरी के मुताबिक वहाँ पे फिक्सेटेड होते हैं। अ, अ, किसी भी थ्योरी का मतलब ये नहीं होता कि वो एक यूनिवर्सल रूल है, क्योंकि वो लॉ नहीं होता, थ्योरी होती है और चेंज हो सकती है, और हर इंसान की थ्योरी जो है वो डिफरेंट होती है। फ्राइड ने भी अपने पेशेंट्स को स्टडी करके ये थ्योरी दी। उसकी थ्योरी 100% हम सही नहीं कह सकते। यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं फ्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, तो आपका उससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फ्राइड जो है वो ये चीज़ें जो बातें कर रहा है वो उसने अपने पेशेंट्स की स्टडी के बाद जो अपनी थ्योरी दी ये उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। फिर ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, और उसके बाद आ जाती है जेनिटल स्टेज। जो तीसरी स्टेज है वो फैलिक स्टेज है। और यहाँ पे जो प्लेयर का या जो पूरा एम्फोसिस है इन बच्चे का वो आ जाता है जेनिटल्स पे। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जेनिटल्स को टच करके और उनके बारे में बात करके और उनकी स्टिमुलेशन के साथ जो है वो खुशी महसूस करते हैं। और यहाँ पे बच्चे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है फ्राइड के मुताबिक कि बच्चा जो है अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन शुरू कर देता है।
शुरू में जो उसकी जब ये स्टेज शुरू होती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑपोजिट जेंडर पेरेंट के साथ होती है। लड़कियां जो हैं वो बापों के साथ ज़्यादा अटैच हो जाती हैं और लड़के जो हैं वो माओ के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लड़के जो हैं अपने बाप से जेलसी फील करते हैं फ्राइड के मुताबिक, और लड़कियां अपनी माँ से जेलसी फील करती हैं कि ये हमारा जो ऑपोजिट जेंडर पेरेंट है उसका टाइम क्यों ले रहे हैं। तो और इस स्टेज के एंड तक पहुंचते पहुंचते फिर बच्चे अपनी सेम सेक्स पेरेंट के साथ, यानी बच्चियां जो हैं वो माओ की तरह एक्ट करना शुरू कर देती हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर देती हैं, उनको इमिटेट करती हैं, और जो लड़के हैं वो फादर्स को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर बच्चा जो है यहाँ पे फिक्सेट हो जाए तो आगे जाके उसके जो सोशल रोल्स होते हैं एज मेल्स एंड फीमेल्स फ्राइड के मुताबिक उनमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ये 6 साल की उम्र तक बच्चा जो है इन तीनों स्टेजेस से गुजर जाता है, और उसके बाद आगे आ जाता है एक लेटेंसी पीरियड। ये वो चीज़ होती है कि जिसमें बच्चा जो है अपनी सोशल स्किल्स को सीखने में और जो है अपने जो गोल्स हैं लाइफ में, स्कूल, स्टडी, कैरियर, उन चीज़ों की तरफ जो है वो आ जाता है। और ये वो चीज़ है कि जहाँ पे बच्चा जो है उसकी एक बड़ी स्मूथ जो है डेवलपमेंट होने लग जाती है। और जो सबसे लास्ट स्टेज है वो उसकी जेनिटल स्टेज आ जाती है। जेनिटल स्टेज जो है यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो फिर एक जो उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट जो कि फेलिक स्टेज पे एक्टिवेट हुए थे यहाँ पे रीएक्टिवेट हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर जो है वो इंडिविजुअल मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाता है, जैसे वो शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, अपनी एक फैमिली लाइफ बनाता है। तो यहाँ पे जो है वो अपना, और इसके साथ साथ ये वो स्टेज है जहाँ पे इंडिविजुअल अपना इंटीमेट बॉन्ड्स बना रहा है दूसरे लोगों के पास। अब जो इसमें यहाँ पे भी अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो पीछे वाली सारी स्टेजेस से बड़ा स्मूथली गुजर आया और उनके जितने चैलेंजेस थे उसमें उसकी फिक्सेशन नहीं हुई, उनको स्मूथली उसने हैंडल कर लिया है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो ऐसी होंगी कि जो कि कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं होंगी और एक हेल्थी पर्सनैलिटी होगी। लेकिन अगर कहीं पे उसको फिक्सेशन का शिकार है, उसकी कहीं पे नीड्स पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होंगी, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होंगी, और यहाँ पे फिर उसको जो है वो थेरेपी की या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव में, तो हम यहाँ पे जो है वो साइको एनालिटिक टेक्निक जो है काउंसलिंग के रेफरेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी जो टेक्निक है इसकी जो बेस रखी जाती है वो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसके ऊपर रखी जाती है, ताकि ये देखा जाए कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेज के कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर फिक्सेशन का शिकार है, और उसको फिर जो है एक्सप्लोर किया जाता है, और उसकी जो अनकॉन्शियस जो चीज़ें हैं उनको कॉन्शियस में लाने की कोशिश की जाती है। फ्राइड के मुताबिक जो पर्सनैलिटी है वो जो बचपन के जो इब्तदाई हिस्से 5 साल हैं, वहाँ पे जो बच्चे की पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और बाकी जो सारी जो चीज़ें हैं वो उसके साथ साथ उसके असरात फिर इन 5 सालों के अंदर सीखी हुई चीज़ों के असरात उसकी पर्सनैलिटी पे फिर सारी ज़िंदगी जो है वो रहते हैं। और इसीलिए जो साइको एनालिटिक टेक्निक्स हैं वो अनकॉन्शियस में चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस तक जाके उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि साइको एनालिसिस जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है कि जो क्लाइंट है, यहाँ पे हम क्लाइंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम काउंसलिंग के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो जो हम पेशेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव होता है कि क्लाइंट जो है वो अवेयर हो जाए अपनी पर्सनैलिटी के जो अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स हैं या अनकॉन्शियस डिज़ायर्स या अनकॉन्शियस चीज़ें जो उसने रिप्रेस करती हैं, अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स जो रिप्रेस्ड डिज़ायर्स या रिप्रेस्ड नीड्स। रिप्रेस का मतलब होता है बरी करना, दफन कर देना, छुपा देना। हमने बात की थी ना कि अनकॉन्शियस में जो है वो चीज़ों को छुपा देता है, उनको दबा देता है।
तो सबसे पहला जो गोल है या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्लाइंट को इस काबिल किया जाए कि वो अपनी पर्सनैलिटी के जो छुपे हुए या अनकॉन्शियस पार्ट्स हैं उनको, क्योंकि जब जो चीज़ें उसके लिए एम्बेरसिंग होती हैं या चीज़ें जो उसके लिए पेनफुल होती हैं उन पे वो एक सेंसर लगा देता है, उनको रिप्रेस करके एक सेंसर लगा देता है, और उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि वो चीज़ें जो हैं वो सेंसर हटे ना, ताकि वो चीज़ें दूसरों को नज़र ना आए। और ये यही फिर जो है वो इसको जो है फ्री एसोसिएशन के ज़रिए या डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए इन चीज़ों को जो है सामने लाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि यहाँ पे वो हेल्प करता है टू हेल्प पास थ्रू डेवलपमेंटल स्टेजेस हेल्थ के डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जहाँ फिक्सेशन हुई है वहाँ पे उसको दोबारा से उस पीरियड में ले जाके उसको एक हेल्दी अंदाज में उस डेवलपमेंटल स्टेज की फिक्सेशन को दूर करने में मदद देता है, अनकॉन्शियसली उसको पीछे ले जाके कि वो अपनी उस डेवलपमेंटल स्टेज में से एक हेल्दी अंदाज में गुजर सके जो कि पहले वो नहीं गुजर सका। नंबर 3 पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो सोसाइटी की डिमांड्स को पूरा कर सके। जो क्लाइंट है वो इस काबिल हो जाए कि सोसाइटी की जो ज़रूरियात है, सोसाइटी के जो तकाज़े हैं, क्योंकि उसने सोसाइटी में रहना है, लोगों के साथ रहना है, तो उनको वो पूरा कर सके और उनको ये हेल्प आउट किया जाता है कि वो एक कोऑर्डिनेशन पैदा कर सके अपनी पर्सनैलिटी के अंदर और अपनी सोसाइटी के अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि डिफरेंट जो साइको एनालिसिस के माहिरीन हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपनी टेक्निक्स, और इसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है साइको एनालिसिस के अंदर वो कैसे काम करता है, किस तरह से जो है वो काउंसलर अपने उसके साथ क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है और किस तरह से उस रिलेशनशिप को लेके वो आगे थेराप्यूटिक प्रोसेस। अच्छा, ये जो साइको एनालिसिस का प्रोसेस है ये बहुत लंबा है, इसलिए आजकल इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, क्योंकि ये कई कई महीने और कई कई साल चलता है। क्योंकि हमने बात की ना कि इंडिविजुअल एक सेंसर लगा देता है और अपनी जो एम्बेरसिंग या पेनफुल मेमोरीज हैं या एक्सपीरियंसेस हैं उनको बरी कर देता है, उनको दफन कर देता है, उनको दबा देता है, तो वहां तक पहुंचना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेनफुल होता है। तो इस अनकॉन्शियस को रिवील होते होते बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है, बेशुमार सेशन और कई कई हफ्ते और कई कई महीने लग जाते हैं, और बीच में कई दौरान इस दौरान कई क्लाइंट्स जो है वो छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि जब उनको तकलीफ से लगता है ये अमल तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये इसके डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अब आजकल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, इसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो उसमें सबसे पहले आ जाता है, एक तो सबसे पहले इसमें एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक जो काउंसलिंग का रिलेशनशिप जिसको हम थेराप्यूटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर जब तक इंडिविजुअल या क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं होगा वो अपनी बातें या अपनी अनकॉन्शियस की चीज़ें जो है वो काउंसलर के सामने बयान नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि इसके अंदर सबसे पहले देखने में आती है। और उसके बाद डिफरेंट जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है फ्री एसोसिएशन। इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। फ्री एसोसिएशन नंबर 2 पे आ जाती है ड्रीम एनालिसिस। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके उसके अनकॉन्शियस तक पहुंचा जाता है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ही अनकॉन्शियस तक पहुंचना है। फिर उसके बाद है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद आ जाती है जो इनकी टेक्निक है ट्रांसफरेंस। इसका एनालिसिस और इसकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अब हम इसको बारी बारी एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 पे आ जाती है हमारी जो टेक्निक वो है फ्री एसोसिएशन।
अच्छा, फ्री एसोसिएशन की टेक्निक ऐसी टेक्निक है कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके जहन में लाएं तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक जो बड़ी समझ लें कि क्लासिकल सी एक हमें साइकोथेरेपी की या काउंसलिंग की हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है ना, कि एक काउच है, उसके ऊपर क्लाइंट लेटा हुआ है और लेट के जो है वो बात कर रहा है, और कमरे का जो माहौल है नीम अंधेरा सा माहौल है, हल्की सी लाइट है, और जो क्लाइंट है वो बिल्कुल पुरसकून माहौल में, कोई शोर नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और उसमें वो लेटा हुआ है और नींद दराज है और अपनी जो बातें हैं वो बता रहा है। तो फ्री एसोसिएशन में ऐसे ही किया जाता है कि उसको नींद दराज हालत में एक बड़े कंफर्टेबल पोस्चर में उसको लिटा दिया जाता है, या अगर वो बैठना चाहे तो बिठा दिया जाता है, और उसकी कंसेंट के साथ लाइट को कम कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि कम लाइट में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, या शुरू के सेशंस में उनके लिए उनका कंफर्ट लेवल इतना हाई नहीं होता जब तक उनका एक इंटरेक्शन या एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो काउंसलर के साथ नहीं बन जाता। तो जब ये ऐसा बन जाता है उनका एक ताल्लुक और वो कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप लेट जाएं, और उसके बाद फ्री एसोसिएशन से मुराद ये है कि उनसे कहा जाता है कि और जो इसमें जो काउंसलर है ना वो उसके सामने नहीं बैठा होता, ताकि वो किसी किस्म की हिंड्रेंस या किसी किस्म की रुकावट महसूस ना करे बात करने में। तो उसको कहा जाता है कि आपके जहन में जो बातें आपके आ रही हैं, चाहे उनमें आपस में कोई कनेक्शन है चाहे नहीं है, चाहे वो बातें अच्छी हैं या बुरी हैं, जज्बाती तौर पे तकलीफ दे हैं या खुशी देने वाली हैं, जो जो बात आपके जहन में जिस जिस तरह से आ रही है आपने उसको बयान करते जाना है। तो यहाँ पे जो है उसको जब ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है, तो कि उसके सारे जो इमोशंस हैं, उसकी सारी जो फीलिंग्स हैं, उसकी सारी जो बातें हैं, उनको बस फ्री फ्लोटिंग में जो है बयान किया जाता है, जैसे जैसे जहन में आती जाती हैं। अब यहाँ पे जो काउंसलर है वो बिल्कुल भी जो है वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता, वो उसको बोलने देता है, और क्लाइंट चुप करता है तब भी वो उसको सिग्नल देता है कि ठीक है आगे बोलो, या कोई थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया जाता है, लेकिन जो है उसमें कोई किसी किस्म की इंटरफियरेंस या हिंड्रेंस काउंसलर की तरफ से नहीं आती, ताकि जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबली अपनी बातों का इजहार कर सके। अब यहाँ पे समटाइम ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है वो बात करते करते रुक जाता है। अब अगर वो बात करते करते जहाँ पे क्लाइंट रुकता है उसको ये साइकोएनालिसिस की ज़बान में रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे काउंसलर ये समझ जाता है कि इसने अगर रेजिस्ट किया है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई बैरियर है। जैसे हमने बात की ना कि वो एक सेंसर उसने लगाया होता है, तो यहाँ पे उसको समझ आ जाती है कि ये एक बैरियर है जिसके बारे में मेरा क्लाइंट जो है वो बात नहीं करना चाह रहा। तो वो इस चीज़ को नोट कर लेता है। इस तरह के कोई भी जो सिग्नल्स उसको मिलते हैं पूरी फ्री एसोसिएशन के दरमियान, वो उसको जो है वो नोट करता जाता है, और वहाँ पे वो उसकी हेल्प करता है कि वो तमाम ख्यालात जो हैं वो उसको ये बताता है उसको इनकरेज करने के लिए कि ख्यालात चाहे बुरे हो चाहे अच्छे, उन दोनों की इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए उसको इनकरेज करता है कि वो अपने जिस तरह के भी ख्यालात हैं उनको बयान कर दे, और उन पॉइंट्स को नोट कर लेता है, और बाद में फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसको एनालाइज करता है, उसके प्रॉब्लम्स तक पहुंचने में इस तरह से हेल्प मिलती है। दूसरी जो टेक्निक जो साइको एनालिसिस में यूज की जाती है वो है ड्रीम एनालिसिस। और फ्राइड के मुताबिक जो ख्वाब है वो इंडिविजुअल की जो अनफुलफिल्ड विशेस है उनकी जो सेटिस्फेक्शन है ना वो ख्वाबों की सूरत में होती है। जो अनफुलफिल्ड नीड्स हैं, उसकी डिज़ायर्स हैं, वो जो है वो ख्वाबों की सूरत में पूरी हो रही है। हम आम जिंदगी में भी देखते हैं ना, हमारा किसी चीज़ पे दिल कर रहा होता है तो हम उसको ख्वाब में देख लेते हैं। तो इसी तरह फ्राइड के मुताबिक, फ्राइड चूंकि सेक्सुअल विशेस पे और एग्रेसिव विशेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो जोर देता है, तो उसके मुताबिक जो ऐसी सेक्सुअल विशेस जो पूरी नहीं हो पाती वो ड्रीम्स के अंदर इंसान अपनी पूरी कर लेता है। तो यहाँ पे फिर जब कोई क्लाइंट उसके पास आता है तो उसकी जो है वो जो ड्रीम्स हैं उनको एनालाइज करके उसकी उन विशेज या उन चीज़ों तक पहुंचा जा सकता है जिनको वो छुपा रहा है या जिनको वो जाहिर नहीं कर पा रहा, जिनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। फ्राइड के मुताबिक जो ड्रीम्स हैं उनको एक रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस कहा जाता है, यानी एक शाही रास्ता है
किसी भी इंसान के अनकॉन्शियस तक पहुंचने में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि चली जाती हैं इंसान के लाशोर में, अनकॉन्शियस में, वो फ्राइड जो है वो कहता है कि ड्रीम्स के ज़रिए हम उन तक पहुंच जाते हैं। अब फ्राइड जो है वो कहता है कि जो डिफरेंट ड्रीम्स हैं उनकी एनालिसिस और उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, और उसके एनालिसिस के लिए जो वो तरीका यूज़ करता है उसके मुताबिक जो हर जो ड्रीम है उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस जो है फ्राइड के मुताबिक उसके अनकॉन्शियस तक पहुंचने में मदद देता है। इसलिए के लिए उसने दो एस्पेक्ट बताए हैं। एक है मैनिफेस्ट कंटेंट, वो हिस्सा जो ख्वाब में मैनिफेस्ट हो रहा है या नज़र आ रहा है, जो ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र आ रहा है। लेकिन फ्राइड के मुताबिक अक्सर जो ख्वाब है उनका जो मैनिफेस्ट कंटेंट है वो कुछ और होता है, लेकिन उसके अंदर एक हिडन कंटेंट होता है जिसको वो लेटेंट कंटेंट कहता है, जो छुपा हुआ होता है। और उसी की इंटरप्रिटेशन के लिए फिर जो है फ्राइड ने बहुत ज़्यादा काम किया, और उसमें उसने जो है वो अपनी बेशुमार उसकी राइटिंग्स भी हैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा, जिसमें वो बताता है कि ख्वाब में जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं उनका असल में जो लेटेंट मीनिंग है वो क्या है। वो कहता है कि सिंबल्स की सूरत में डिफरेंट जो है वो इशारों कनायों की सूरत में जो है वो असली मैनी सामने नहीं आते, और इशारों की सूरत में या डिफरेंट सिग्नल्स की सूरत में जो है वो ख्वाब हमें हमारे सामने नज़र आ रहे होते हैं। और जो काउंसलर है या साइको एनालिसिस का जो माहिर है उसका काम इस जो लेटेंट कंटेंट है इसको एनालाइज करना है, ताकि वो जो क्लाइंट है उसकी असली जो नीड्स हैं या जो असली जो प्रॉब्लम्स हैं उन तक पहुंचा जा सके। नंबर 3 पे जो चीज़ आ जाती है साइको एनालिसिस में वो है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस से मुराद एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन है जो कि अभी हमने बात की थी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप और इमोशनल कनेक्शन के दरमियान फ़र्क है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें क्लाइंट और को पता होता है कि मैं इस काउंसलर के पास आया हूँ, इसको मैं अपने प्रॉब्लम्स बताऊंगा और ये मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगा। ट्रांसफरेंस से मुराद एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन है जो कि काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान बन जाता है, जिसमें क्लाइंट्स अपने इमोशंस को चैनलाइज कर देता है काउंसलर की तरफ। वो वाले इमोशन जो वो अपनी फैमिली के बारे में, जो अपने दोस्तों के बारे में, या किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसे लोगों के बारे में फील करता है जो उसको प्रॉब्लमेटिक महसूस हो रहे होते हैं या उसके लिए प्लेजेंट होते हैं। यानी ये ट्रांसफरेंस जो है ये दोनों तरह की हो सकती है। ये कनेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये कनेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। कि एक इंसान मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आता है और वो अपने बाप के बारे में बहुत नेगेटिव ख्यालात रखता है। उसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो अपने उसके जो मेजर इश्यूज हैं वो अपने बाप के साथ रिलेशनशिप में है। तो अगर वो उसको अपना क्लाइंट अपना जो काउंसलर है वो अपने बाप की शक्ल में उसको अपने काउंसलर में अपने बाप की शक्ल नजर आ रही है, तो वो उसकी तरफ एक नेगेटिव इमोशन जो है वो उसके लिए डेवलप कर लेगा, और फिर वो उसकी बात नहीं मानेगा और उसके लिए जो है वो थेराप्यूटिक प्रोसेस में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह पॉजिटिवली अगर जैसे किसी के अपने कोई उसका दोस्त है या उसका कोई ऐसा रिश्तेदार है या ऐसा कोई चाहने वाला है जो जिसके साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन है, और वो उसमें अपने काउंसलर में उस पर्सनैलिटी को या उस पर्सन को देखना शुरू कर देता है, तो पॉजिटिव ट्रांसफरेंस या पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और दोनों सूरतों में ये जो ट्रांसफरेंस का अमल है ये थेरेपी को इफेक्ट करता है। तो फिर जो थेरेपिस्ट है उसका या काउंसलर है उसका काम है कि वो एनालाइज करे इस ट्रांसफरेंस को, ताकि वो उस प्रॉब्लम तक पहुंच सके जो कि क्लाइंट को दरपेश है, और जो क्लाइंट की हेल्दी जो डेवलपमेंट है या हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो इसको स्पेशल अटेंशन जो देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने शुरू में बात की थी रेजिस्टेंस की। तो अब यहाँ पे जो चौथी टेक्निक है जो साइको एनालिसिस में यूज की जाती है वो है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। कि जहाँ पे फ्री एसोसिएशन के दरमियान जो क्लाइंट है वो रेजिस्ट करता है, वहाँ पे उसको एनालाइज भी करना है और उसके साथ साथ उसको इंटरप्रेट भी करना है कि अगर वहाँ पे वो रेजिस्ट कर रहा है तो उसकी रीज़न क्या है। तो जब हम ये देखते हैं कि जो क्लाइंट है वो उसने किसी जगह पे वो रुक गया है, और जो थेरापिस्ट है या जो
काउंसलर है वो नोट कर लेता है कि कहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो उसने रेजिस्टेंस शो की थी, जहाँ पे उसने अपने एक बैरियर लगाया था। तो फिर उससे काउंसलर जो है वो क्लाइंट के साथ मिलके एक रीजनेबल टाइम पे, इसके लिए भी एक अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर मैंने पहले भी बताया ना, वो उस वक्त उसको टोकता नहीं है, इसके लिए वो एक अप्रोप्रिएट टाइम का वेट करता है, और अप्रोप्रिएट टाइम पे वो उस क्लाइंट के साथ ये डिस्कस करता है कि अच्छा फलां बात करते हुए आप फलां जगह पे आप रुक गए थे, तो क्या ये बेहतर है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। और जो है वो अगर वो वक्त से पहले जो है उसको टोक दे तो फिर एक तो उसका फ्लो टूट जाएगा, और दूसरा उसका बहुत सी चीज़ें जो है वो अनएक्सप्लोर्ड रह जाएंगी, तो क्योंकि उसका ध्यान जो है वो उस तरफ चला जाएगा, और वो बाकी चीज़ें जो बाकी इन्फॉर्मेशन जो अपने बारे में दे रहा है वो भी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए, और जो है वो ये भी हो सकता है कि वो थेरेपी को अधूरा छोड़ जाए। तो इसलिए एक अप्रोप्रिएट टाइम का इंतजार किया जाता है जहाँ पे फिर इस रेजिस्टेंस को डिस्कस किया जाता है क्लाइंट के साथ, कि फलां जगह थी जहाँ पे आपने एक बैरियर फील किया था, तो उस फिर वहाँ पे पता चलता है कि क्लाइंट जो है वो एम्बेरस फील कर रहा है, या क्लाइंट जो है वो पेन फील कर रहा है, तो उस चीज़ को डिस्कस करके फिर उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है। फिर एंड पे जो जहाँ पे काउंसलिंग जो है उसका कंक्लूड करना होता है, ये और ये बड़ा लंबा जो है वो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, कई हफ्तों कई महीनों पे चलता है। तो ये जब जो काउंसलर है वो क्लाइंट के साथ मिल के उसके चाइल्डहुड तक चला जाता है, जो उसकी जो अनकॉन्शियस के बारे में सेल्फ अवेयरनेस जो है उसकी हेल्प के मदद से उसकी पूरी हो जाती है। तो सेल्फ अवेयरनेस अबाउट कॉन्शियसनेस एंड अबाउट अनकॉन्शियस एंड चाइल्डहुड, तो जब इन चीज़ों के साथ उसकी सेल्फ अवेयरनेस वो देखता है कि क्लाइंट के अंदर पूरी हो गई है, और वो उन प्रॉब्लम्स तक पहुंच गया है जो उसके लिए जो उसकी हेल्दी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो और वो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब हो जाता है, तो यहाँ पे फिर वो टाइम आ जाता है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको कंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो जाता है, और जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो ये था हमारा जो है आज का टॉपिक, साइको एनालिसिस टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। इसमें डिफरेंट हमने मेथड्स भी पढ़े, हमने इसका बैकग्राउंड भी पढ़ा। बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि किसी थ्योरी के मुताबिक जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या जहनी मसाइल हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनकी रीज़न क्या है, तब तक आप उनके लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई इलाज जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इसलिए किसी भी थेरेपी की या किसी भी काउंसलिंग टेक्निक की जो थ्योरेटिकल बेस है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने उसकी थ्योरेटिकल बेस भी पढ़ ली, हमने उसकी टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग भी पढ़ ली। तो होपफुली इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। इफ सो, प्लीज़ like my video, share it and subscribe to my channel. Thanks for watching.